गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको मनोचिकित्सा के लक्ष्य के बारे में बताया था, उसके उद्देश्य के बारे में बताया था कि ये इसके उद्देश्य क्या है, और मैंने बहुत सारी बातों को उसमें बताया कि किस कारण से मनोचिकित्सा का उपयोग किया जाता है, इसका क्या लक्ष्य होता है और क्यों इसको किया जाता है, इसके बारे में मैंने बताया। और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने बताया। कुछ पॉइंट्स थे जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो पिछले क्लास में पूरी नहीं हो पाई थी। आज मैं फिर इस क्लास में मैं उसे पूरे करने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, मनोचिकित्सा का जो उद्देश्य है, उसका ये उद्देश्य होता है कि व्यक्ति जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जो भी व्यक्ति मानसिक रोगी हैं, उनको सही दिशा में लाने के लिए, या ऐसा कहें कि उनके जीवन को एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाने के लिए, उनके अपने दिनचर्या को एडजस्ट करने के लिए या अभियोजन करने के लिए जो डॉक्टर या साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिक जिसे कहते हैं, या मनोचिकित्सक जिसे कहा जाता है, वो लोग कुछ प्रयास करते हैं, कुछ विधियों का उपयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो क्या होता है कि रोगी अपने सभी मानसिक जो रोग होता है उसको त्याग कर अपने डेली की ज़िंदगी में या अपने जीवन में वो अभियोजन कर लेते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि रोगी को ठीक करके उसके अभियोजन में हम सहायता पहुंचाएं, ताकि वो समाज, परिवार, सबके लिए एक लाभदायी सिद्ध हो। इसका मेन उद्देश्य यही होता है। तो अब इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को देखा था कि उसमें क्या क्या होते हैं, और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, उसे मैं अभी फिर बता रही हूँ। देखिए, मनोचिकित्सा का उपयोग चाहे जिस तरीक़ा से भी किया जाए, उसका लक्ष्य एक ही होता है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जो क्लाइंट होते हैं और जो थेरेपी करते हैं, जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, प्रशिक्षित चिकित्सक होते हैं, उनके बीच जो रिश्ता होता है वो एक बहुत ही व्यवहारपूर्ण रिश्ता होना चाहिए। व्यवहारपूर्ण, उसका सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए, ताकि उसका एक दूसरे पर विश्वास हो, और विश्वास करके रोगी अपने सभी मन की बातों को बोले। जब तक वो बोल नहीं पाएगा तब तक चिकित्सक उसकी चिकित्सा को नहीं कर पाएगा, उसकी समस्या को नहीं समझ पाएगा, है ना। तो कुछ और भी बातें हैं जिसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य और भी हैं। पहला है क्लाइंट को अनुकूलित व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना। जो क्लाइंट होते हैं, मतलब जो रोगी होते हैं, चिकित्सक का ये काम होता है कि अपने क्लाइंट को या अपने ये जो रोगी हैं उनको अच्छा व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करना, मतलब उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए कि आप अच्छे व्यवहार कीजिए, इससे आपका अच्छा ये अनुकूलन अच्छा होगा। दूसरा होता है क्लाइंट में मौजूद सामयिक दबाव या द्वंद्व को कम करना। जो उसके अंदर, पिछले हमने बताया कि जो उनके अंदर सामयिक दबाव होता है, या किसी तरह का कुछ मतलब प्रेशर जो होता है, या कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मैं ये काम करूँ नहीं करूँ, मुझे इसमें घाटा होगा या लाभ होगा या कुछ भी होगा, मैं इससे हमें क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तो ये जो मन में कॉन्फ्लिक्ट चलते आता है, उसको दूर करने के लिए उसमें हम लोग काम करते हैं, या उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, मतलब ये चिकित्सक है उसको प्रेरित करता है। तीसरा होता है क्लाइंट के सकारात्मक वर्धन के लिए अंतः शक्ति को उत्पन्न करता है। सकारात्मक वर्धन का मतलब होता है उसके पॉजिटिव ग्रोथ को, मतलब उसके अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग उत्पन्न हो गया है, उस नेगेटिव थिंकिंग को हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग में उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न करके उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो व्यक्ति निराश ना हो और निराशावादी न बने, निराशा के गर्त में न चला जाए और डिप्रेशन की अवस्था में न चला जाए। इसके कारण उसका जो आंतरिक शक्ति होता है, उसके अंदर का जो इंटरनल पोटेंशियल होता है, उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये होता है चिकित्सा का काम। अब चौथा होता है क्लाइंट में आत्मचेतना
आत्मचेतना का उत्पन्न करना। आत्मचेतना का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब उसे खुद से ही ये चीज़ सोचने के लिए प्रेरित करना कि हम इस तरह की बातें क्यों सोचते हैं, और लोग इस तरह की बातें नहीं सोचते हैं, और मैं इस तरह की बातें क्यों सोचता हूँ। तो या यदि हमारे अंदर इस तरह के कुछ लक्षण दिखते हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, तो मुझे खुद ही अपने चिकित्सक से बात करना चाहिए, या किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए, या मुझे इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। या हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो यह प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, या शिक्षा से संबंधित हो, या आर्थिक से संबंधित हो, या किसी भी तरह का समस्या यदि आता है और उन्हें ये लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो उनके अंदर का जो सेल्फ अवेयरनेस है उनको जागृत करना होगा, और उन्हें ये बताना होगा कि वो स्वयं से जाकर के इसके लिए प्रयास करें, तभी जाकर के कुछ हो सकता है ना। और अगला पॉइंट हम देखते हैं कि क्लाइंट की बुरी एवं अनुकूलित आदतों में परिवर्तन लाना। यदि मान लीजिए क्लाइंट में किसी तरह की बुरी आदतें हैं, कोई नशा है या कोई और भी गंदी आदतें हैं, तो उसे हटाने का प्रयास करना, उसे परिवर्तित करने का प्रयास करना। चूँकि यह एक बार में नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे परिवर्तित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट होता है अंतर्व्यक्तिक संबंधों एवं संचारों को उन्नत बनाना। अंतर्व्यक्तिक संबंधों का मतलब होता है कि आपस का एक जो संबंध होता है, चाहे वो पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, पुत्र पिता का हो, या माता पिता का हो, या परिवार का हो, समाज का हो, अपने पास पड़ोस का हो, ये सब जो अंतर संबंध होते हैं या कम्युनिकेशन होता है उनसे बातचीत करने का, या किस तरह का संचार उनके साथ है, ये सबको भी उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। उनको ये सब करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना है, तभी जाकर के वो इसमें ठीक हो पाते हैं। अगला बिंदु होता है क्लाइंट में निर्णय करने की क्षमता को उत्पन्न करना। जैसा कि हमने कल भी ये बात बताया था कि क्लाइंट जो मानसिक रोगी होते हैं उनमें निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर हो जाती है ना। वो अपने आप को निर्णय लेने में सक्षम नहीं पाते हैं। तो जब वो सक्षम नहीं पाते हैं तो किसी भी छोटे से छोटे निर्णय को भी लेने में वो अक्षम हो जाते हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो इस तरह के पोजीशन में उन्हें क्या करना है कि उनको सेल्फ से ही खुद से निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है, ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो और उसके अनुसार वो काम करना सीखे और ये समझे कि नहीं, मैं भी निर्णय लेने के योग्य बन सकता हूँ, मेरे में भी ये क्षमता है कि मैं भी ये डिसीजन ले सकता हूँ। इस तरह का निर्णय की क्षमता उनमें उन्नत करना होता है मनोचिकित्सा का काम। आगे हम देखते हैं कि क्लाइंट को अपनी ज़िंदगी की अभिरुचियों से पूर्ण अवगत कराना। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को मतलब मानसिक रोगी को क्या उसकी इच्छा है, अपनी क्या अभिरुचि है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है, कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो कितने बार होता है कि जब चिकित्सक उसके बारे में पूछता है तो उसे इंटरेस्ट से बताता है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उसको किसी चीज़ की अभिरुचि है तो होती है, लेकिन उनमें कौशल बहुत होता है, लेकिन ये शिक्षक का काम होता है कि उसके अंदर के कौशल को निकाल करके बाहर करे और उसे प्रेरित करके उसे उस क्षेत्र में भेजे या उस क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करे। उसी तरह से एक क्लाइंट को, एक मानसिक रोगी को मनोचिकित्सक का काम होता है कि वो उसकी रुचियों को बढ़ाए, उसकी रुचियों को समझाए, उसकी रुचियों को उसको दिखाए कि वो उसकी रुचि क्या है और उसमें उसको उसकी पूर्णता के लिए प्रयास करें, है ना। आगे फिर उसके बाद का ये जो पैटर्न होता है क्लाइंट को सोचने के लिए, क्लाइंट किस तरह से सोचता है, कहीं ये डिस्ट्रक्टिव टाइप से तो सोचता नहीं है, या किस तरह से उसकी चिंतन क्षमता है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है कि मनुष्य किस तरह से सोचता है। हरदम विखंडित बातें ही सोचता है, हरदम एग्रेसिव बातें सोचता है, आक्रामक बातें सोचता है, या सोचने का पैटर्न उसका क्या है। तो इस पैटर्न को भी जान करके उसको एक क्रमबद्ध रूप से सोचने के लिए विकसित किया जाता है, उसका चिंतन क्षमता, है ना। तो उसका चिंतन पैटर्न जो होता है, थिंकिंग पैटर्न जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रमबद्ध सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उसके जीवन में जो भी समस्याएं
वो उसको समझने में क्या करे, वो उसको मदद करे। आगे होता है अपने सामाजिक वातावरण के साथ अधिक सृजनात्मक ढंग से संबंध स्थापित करने में मदद करना। अपने सामाजिक संबंध जो होता है उनका अपने वातावरण के साथ, चाहे परिवार के साथ या समाज के साथ, तो उसका जो संबंध होता है, हर व्यक्ति का संबंध एक जैसा नहीं होता है। तो उसमें क्या करना होता है कि व्यक्ति को ये दिखाना होता है कि भाई इस तरह का जो वातावरण है उसमें आप अपने आप को एडजस्ट कीजिए, अपने आप को मिलाइए, या उन लोगों के साथ आप उठना बैठना कीजिए। तो वातावरण के साथ भी अपने को अनुकूलित करने के लिए उन्हें प्रेरित करना पड़ता है ना। इसी तरह से देखते हैं कि रोगी के मन को हल्का करने के लिए मनोचिकित्सक रोगी के अवचेतन मन में दमित मूल प्रवृत्तियों से उसे मुक्त होने देता है ना। उसके अंदर बहुत सारी प्रवृत्ति होते हैं, अचेतन मन में वो दमित हो जाता है, उसको वो खुल करके बोलने के लिए कहता है, उसे मुक्त होने के लिए कहता है, जिससे विकृति के लक्षण समाप्त हो जाते हैं। और क्या होता है, विकृति का लक्षण समाप्त होने लगता है और रोगी को सामाजिक वातावरण के साथ अभियोजन करने में के योग्य बनाती है। और क्या होता है, रोगी अपने सामाजिक वातावरण के साथ वो योग्य बनने के लायक बन जाता है। इस तरह मनोचिकित्सा का लक्ष्य रोगी के मानसिक पीड़ा और संघर्ष को दूर करना होता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान नहीं है। मनोचिकित्सा की सफलता रोगी और चिकित्सक के बीच सौहार्दपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध पर निर्भर करता है। हमने कई बार इस बात की चर्चा की है कि जब तक रोगी और चिकित्सक के बीच सौहार्दपूर्ण या सहयोगपूर्ण जब तक संबंध नहीं होगा, ये इस उद्देश्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। मनोचिकित्सा के प्रविधियों एवं तकनीकों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, पर इन सभी में एक बात सामान्य रहती है कि वह है रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध, जिस पर चिकित्सा की सफलता निर्भर करती है ना। तो ये सभी बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है एक चिकित्सक और क्लाइंट के बीच में, इन सभी बातों को करने के लिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैं आपको मनोचिकित्सात्मक संबंध के बारे में आपको बताऊंगी कि ये सब संबंध क्या होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।